नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। आज के हमारे खास मेहमान सत्ता और संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। अरविंद जी, शुरुआत करते हैं। हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में हुआ, उसके बाद मंत्रियों की क्लास होना, मंत्रियों को एकदम फोकस कर देना, मुख्यमंत्री एकदम मंत्रियों को एक एक चीज़ बताने में लगे हैं। 2 तारीख को फिर बड़ी बैठक हो रही है, क्या माना जाए इसको, इस पूरी हलचल को? एक्चुअली अविश्वास जो प्रस्ताव था, मुझे लगता है कि लंबे समय से मैं भी विधानसभा के काम में हूँ, पद्धति में हूँ, सुनता भी रहा पर लंबे समय। इतना लचर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं आया। कोई विषय नहीं था, कोई चर्चा लायक मुद्दे नहीं थे उसमें। उसका उत्तर भी बहुत अच्छे ढंग से माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। ये हमारी संगठन की कार्यपद्धति है कि समय समय पर हमको हमेशा संवाद होता है, बातचीत होती है, आगामी क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं उस दृष्टि से संवाद होता है, चुनावी दृष्टि से संवाद होता है, हमारे प्रभार के जिलों की दृष्टि से अभी कितना प्रवास वगैरह हो रही, सब प्रकार की बातचीत चर्चा निरंतर एक प्रक्रिया है, ये हमेशा होती रहती है। कोई अविश्वास प्रस्ताव कार्ड हुई ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार हमारी चर्चा बिल्कुल होती रहती है। लेकिन आखिरी साल है, इसलिए कुछ हलचल तेज हुई। चुनाव है इसी साल, माना जाए कि अब तो कुछ दिन ही बचे हुए हैं, अगले साल से इसी साल चुनाव 10 महीने बाद। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन मतलब पूरे वर्ष भर चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसलिए कार्यकर्ताओं को आपने देखा लगातार काम लगे रहते हैं, हमारे मंडल हो, मंडल के नीचे हो, बूथ की सक्रियता निरंतरता बनी रहती है। इसके कारण हम सभी चुनावों में सहजता से लड़ने की स्थिति में भी रहते हैं और जनता जनार्दन की कृपा से, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, परिश्रम से और हमारे नेताओं के शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी नीतियों के कारण हम लोग चुनावी मोड में रहते ही हैं और तैयार है 100%। 2023 के लिए तैयार है। 2023 के लिए हमारे निरंतर संगठन सरकार दोनों पूर्ण मनोयोग के साथ तैयार है। नहीं, आप पार्टी के तो संकट मोचक भी हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, पार्टी का तो मैं सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। लेकिन अभी हाल में देखिए, कर्णी सेना, राजपूत सेनाओं को इकट्ठा करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस सब की ज़रूरत एकदम लग रही है और आपको सब जिम्मेदारी दे रखी है? क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी लोगों से संवाद करते हैं, चाहे वो हमारे नाई समाज हो उनकी संवाद, माझी समाज हो उनके साथ संवाद, वाल्मीकि समाज उनके साथ संवाद, चाहे ब्राह्मण समाज उनके साथ संवाद, सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संवाद चलता रहता है। इसलिए राजपूत समाज के लोगों के साथ भी संवाद हो, तो बीच में हम लोग सबको मिलवाए। तो ऐसे करीब 32 एक संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। कुछ उनकी समस्याएं थीं, जो विधि सम्मत समस्याएं होंगी, संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका निराकरण करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में शांति स्थापित रहे, कोई अशांति का टापू ना बने मध्य प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी स्थिति में रहे, इसके लिए हमेशा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शांति के लिए प्रयास भी करती है। चलिए, आपने बहुत सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी कर्मचारी संगठनों को भी आप एकजुट कर रहे हैं। उनको चूँकि ये समय ऐसा है कि आप पे एक भरोसा जो सत्ता का भी है, संगठन का भी है, इसलिए चाहे वो कर्णी सेना है, राजपूत संगठन हो या कर्मचारी संगठन हो, सबको आप एकजुट कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन भी, हम करीब 18-20 कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद हुआ था, तो वो भी कर्मचारी संगठन भी हमारे संगठन भी हमारे परिवार के अंग हैं। परिवार का अंग का भाव है। मध्य प्रदेश में हमारे लगातार साथ में काम करते, सरकार के साथ में लगातार प्रयास करते, काम करते परिवार उनके। तो विधि सम्मत जो उनकी डिमांड्स हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके उनकी डिमांड्स को भी पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जो वास्तव में हो सकती हैं, विधि सम्मत है, न्यायपूर्वक है, तो न्याय करना सरकार का काम, उनके साथ करेंगे ही। और मैं तो संकट मोचक है, मैं तो संगठन का छोटा सा सिपाही हूँ, जहाँ हमको ज़रूरत लगती है लगाते हैं, वहाँ मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। सहकारिता मंत्री हैं, बड़ा विभाग है, बहुत ग्रास रूट लेवल तक, गांव-गांव तक इसकी एक पकड़ है विभाग की। क्या नवाचार इन सालों में आपने किए हैं और कोई ऐसा काम है जो चुनाव में भी दिखा सकेंगे आपकी ये काम सहकारिता विभाग ने किया हुआ है? ऐसे कई कामों में सहकारिता विभाग देश में भी हम अव्वल स्थान पर चल रहे हैं।
उदाहरण के लिए अभी एक बड़ा काम हमने पैक्स सोसाइटी हमारी लगभग 4,500, तो 4,500 जो हमारी सोसाइटियाँ हैं उन पे अभी कोई ऑफिस कार्यालय नहीं है, अभी व्यवस्थित थोड़ा कम है बहुत लंबे समय से, तो इसका पैक्स सोसाइटी को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रयोग पूरे देश में मध्य प्रदेश का सिलेक्शन किया है जो सबसे बड़ा स्टेट है, और एक हरियाणा का किया है। इसलिए एक बड़ा प्रयोग भारत सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए 177 करोड़ रुपए का बजट हमको इस काम के लिए दिया है। दूसरा, पूरे देश में सहकारिता विभाग जब कोविड की घनघोर पराकाष्ठा पे था उस समय 1,29,00,000 मैट्रिक टन उपार्जन का काम, जिसमें हमने लगभग 1 लाख लोगों को अस्थायी रोजगार दिया, एक बड़ा इतिहास हम लोगों ने रचा है। इसी प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट पूरी प्रक्रिया कोऑपरेटिव में हमने कर दिया। कई पेंडिंग केसेस थे उनको ऑनलाइन पूरा कर दिया। ऑडिट की प्रक्रिया को भी पूरा जो है ना रैंडम तरीके से उसको कर दिया। ऐसे खाद में भी हम बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। खाद में आगामी दृष्टि से जो किसान बंधुओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, 5 बीघा ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन, 15 एकड़, जिनको जितनी खाद की उपलब्ध चाहिए वो हम पहले से ही, जब खाद का समय आता उस समय नहीं, उसके 2 महीने 3 महीने पहले से प्लान करेंगे। डोर टू डोर, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट संवाद करके किसको कितनी खाद चाहिए पहले से डिमांड मालूम पड़ जाएगी तो उतनी डिमांड हम पूर्ति कर देंगे जाकर उनके घर तक। ऐसे कई कामों में सहकारिता विभाग बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के साथ देश में अव्वल स्थान पे हम लोग बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन सहकारी जो सोसाइटीज़ हैं उस पर करीब 2800 करोड़ का एक आर्थिक बोझ भी है, और आपने कहा था कि शायद जो 15 महीने की सरकार रही उसने कुछ गड़बड़ किया है, उस समय से ठीक नहीं हो पाया है। बिल्कुल ठीक आपने बात कही। एक्चुअली जो कर्जा माफ़ी के लिए कांग्रेस के मित्र हमारे ढोल बजाते हैं, मैंने विधानसभा में भी वो पूर्व कृषि मंत्री लगातार बोल रहे थे, ये बड़ा छलावा, बड़ा धोखा हुआ है। 5600 करोड़ रुपए, 5,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी सहकारी समितियों के माध्यम से माफ़ किया। आप समझिए सहकारी समितियां कौन सी होती हैं? पैक्स सोसाइटी। पैक्स सोसाइटी हमारी जो है ना अंश पूंजी किसानों के पैसे धीमे धीमे इकट्ठा करके हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कोऑपरेटिव एक समिति बनती है। तो किसानों का कर्जा किसानों के पैसे से माफ़ करने की कोशिश किया। एक्चुअली कर्जा माफ़ी कब होता कि आपने बोल दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम कर्जा माफ़ कर रहे हो, तो किसानों का पैसा था। लेकिन दूसरा, आपने 5,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी किसके कारण किया? कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से। उसका पैसा सरकार को डालना चाहिए था, तो कमलनाथ जी की सरकार ने वो पैसा डाला नहीं। उसमें बाद में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक बार 800 करोड़ डाला, एक बार और कुछ डाला, अभी भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए आना है। तो इसके कारण क्या हुआ? बड़ा नुकसान हुआ। जो खाद का किल्लत आया, एक्चुअली इसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि बड़ी संख्या में उन किसानों को लगा कर्जा माफ़ हुआ, कर्जा माफ़ हुआ नहीं, इनने पैसा डाला नहीं सोसाइटियों में, तो डिफ़ाल्टर हो गए। डिफ़ाल्टर होने के कारण क्या हुआ? जो हम 0% पे बीज और खाद के लिए कर्जा देते थे वो लेने की स्थिति भी नहीं रहे। इसके कारण क्या हुआ? जो कांग्रेस की सरकार है, किसानों के साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ, और कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बुरी तरीके से जिसको कहते हैं ना नुकसान में चली गई। तो ये जो पाप हुआ है, इस सहकारी आंदोलन में रोकने की एक बड़ी दिक्कत रही, लेकिन हम धीमे धीमे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, सहयोग से हम लोग निकाल के ले जाएंगे। ऑपरेशन लोटस में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन बार बार जो कमलनाथ हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इसको बड़ा अनैतिक बताते हैं, और चूँकि उस पूरी कवायद में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुझे तो जो जिम्मेवारी दी थी तो मैं ईमानदारी से लगा रहा उस जिम्मेवारी में। एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को आप समझिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया सरकार गिराने का कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार का इन फाइटिंग थी, जिस प्रकार से हमारे जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो लोग चुनाव जीत के आए थे उनको बेइज्जत करना, उनके काम नहीं करना, क्योंकि जनता जनार्दन के माध्यम से जीत के आए, जब जनता के काम नहीं करवा पाएंगे और यहाँ से बेइज्जती करेंगे तो उसके कारण एक समूह कांग्रेस से अलग हुआ। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र के सिस्टम में सबको अधिकार है, लेकिन अलग हुआ तो कहाँ गए? चुनाव में गए। चुनाव में गए तो जनता जनार्दन ने, जो हमारे प्रभुराम चौधरी 11,000 से जीते थे, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 65,000 मतों से जीते। वही हमारे महेंद्र सिसोदिया 53,000 मतों से जीते। तुलसी सिलावट वो भी 50,000 मतों से जीते। तो 5-5 गुना ज़्यादा मत बढ़कर जनता जनार्दन जिता के यहाँ बिठा दिया।
इसका मतलब 15 महीने की सरकार में ज़बरदस्त असंतोष था। 29 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की कृपा से शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अथक प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से जीत के आए। इसलिए ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं है। अपना जो है ना इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के जनता जनार्दन फिर जीत गया, दोबारा चुन के भेज दिया। कुछ लोग रह भी गए हैं, तो ये बड़ा रिस्क था, लेकिन जनता किसके साथ थी? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन हाल में जो इलेक्शन हुए थे नगरीय निकाय के, उसमें देखा जाए तो चंबल इलाके में उतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा। तो क्या जनता ने जो सिंधिया समर्थक जितने भी नेता थे उनको नहीं एडजस्ट किया दोबारा बाद में? क्या हुआ, नगर निगम, नगर पालिका, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था, तो ऐसे टोटल मिला के 6-7 चुनाव में हम लोग गए। पंच के चुनाव, सरपंच चुनाव, जनपद चुनाव और जिला पंचायत चुनाव, एक ग्राम पंचायत व्यवस्था हो गई, ऐसे शहरी व्यवस्था हो गई। टोटल का अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे टोटल मिला के, तो 85% भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत के आए। कुछ नगर निगम में हमको नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो 85% नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, जनपद, जिला पंचायतें, इस ग्राम पंचायतें सब मिला के देखेंगे तो 85-86% भारतीय जनता पार्टी जीत के गई। अब 2-3-4 नगर निगम 5 चले गए होंगे, उसके कारण ढोल पीटते रहते हमेशा, लेकिन जनता जनार्दन ने इस चुनाव में भी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भी और नगर पालिका की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से जीते। उसके आंकड़े भी हैं और सबको मालूम भी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी आपके इलाके के हैं, क्या वो भी एक चुनौती रहेंगे? चूँकि उस इलाके में उनका भी अपना एक नाम है कांग्रेस में, तो वो भी एक चुनौती बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती रहेंगे। बीजेपी के लिए चुनौती तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कहती हम चुनौती है, ये सब है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता और निरंतर जो काम हम लोग करते रहते हैं, ना वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जी का कोई बहुत ज़्यादा असर रहेगा, ना बाकी लोगों को कोई बहुत ज़्यादा असर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सीएम के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतेंगे और सब अपना अपना प्रयास करते हैं। ग्वालियर चंबल डिवीजन की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग प्रकार की है, ट्रायंगल कई प्रकार के राजनीति चलती है, बीएसपी भी एक फैक्टर है, बाकी सब फैक्टर है। उन सब परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी मेहनत, अच्छी तैयारी के साथ निकल। बिल्कुल, आपका स्ट्राइक रेट वैसे भी 100% रहता है। गुजरात में आप गए थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ सब जीत दर्ज हुई है, तो क्या गुजरात का फार्मूला कुछ यहाँ पे भी लगाने की स्थिति बन सकती है? जो सबसे बेहतर होगा वो सबका प्रयास करते हैं, जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बाकी सब माध्यम से। लेकिन मध्य प्रदेश का भी संगठन जो है ना, संगठन की स्थिति माननीय कुशवाहा ठाकरे जी से लेके, प्यारेलाल खंडेलवाल जी से लेके, पटवा जी से लेके, माननीय जोशी जी से लेके, पुराने लोगों ने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे लगाई हुई है। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेके और बाकी संगठन के भी जो नेतृत्व है, ये सब मिलके मध्य प्रदेश को 2018 में भी हम एक्चुअली हारे। आप देखिए टोटल मिला के देखेंगे तो 2003 के बाद लगातार हम 1.25 साल छोड़ेंगे तो सरकार में रहे। सरकार में रहने के लिए कौन नेता थे? हमारे उमा जी 1 साल रहे, 1 साल बाबूलाल जी रहे, माननीय गौड़ साहब। उसके बाद तो लगातार 2008 का एंटी इनकम्बेंस से भी मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम जीत के आए। फिर 2013 के बाद 2008 भी हम जीते, 8 के बाद 13 भी हम जीते, 18 में भी टोटल वोट 50,000 भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा थे। बाई इलेक्शन हुए तो हम फिर चुनाव जीत के आए। तो इससे जनता जनार्दन की बड़ी कृपा है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, लगातार मेहनत से सेवा, जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है विनम्रता के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहिए, ना कोई घमंड, ना कोई अहंकार। इसलिए संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश और प्रदेश का, वो काम सब किए चलो। इस भाव को हमेशा रखते रहना चाहिए। इसलिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, विनम्रता के, जैसे मैं कहता देश में बाकी नेता भी हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी अलग मुख्यमंत्री महोदय का स्टाइल है और सहजता, सरलता, विनम्रता के साथ सेवक भाव में ही खड़े रहते हैं और हम लोग भी उसी भाव में खड़े रहते हैं। तो गुजरात का फार्मूला नहीं लगना है, शिवराज जी के नेतृत्व नहीं होगा। गुजरात की भी अच्छी कोई चीज़ें होंगी चुनाव में। तो मुझे लगता है गुजरात का देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जीत के आए हैं, गुजरात में भी जीत के आए हैं, उसी समय हरियाणा वगैरह जीते, कई जगह जीते भी हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का स्वभाव एक जैसा ही है देश में, उसमें मध्य प्रदेश में भी थोड़ा और ज़्यादा गति से हमेशा नेतृत्व परिवर्तन की बात हमेशा महीने 2 महीने में होती रहती है। तो क्या ये चुनाव 2023 का चुनाव
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की चर्चाएं हो सकती, चलाते रहते लोग, लेकिन इस प्रकार का चर्चाएं जो लोग करते होंगे अभी से नहीं कर रहे हैं, 10-12 साल से लगातार करते चलते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये संगठन का विषय है और ये ऊपर का विषय है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार नाबाद गति से हमारा मध्य प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। एक व्यक्तिगत सवाल पे आते हैं कि बहुत कम उम्र में आपने संघ के जरिए आपने अपना करियर शुरू किया और राजनीति के इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। शुरुआत कैसे हुई जीवन में राजनीति में आने की? राजनीति में आने का तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो संघ का स्वयं सेवक था, बचपन से शाखा जाया करता था। बाद में जो है ना स्कूल में गए तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो गए और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते होते कई दायित्वों पर रहा। मैं जिला का प्रमुख रहा, विभाग का प्रमुख रहा, फिर होल टाइमर निकल गया तो लंबे समय में भोपाल संभाग का संगठन मंत्री, ग्वालियर संभाग प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। तो राजनीति में जाने का कभी मतलब विचार नहीं था, सोचा भी नहीं था। लेकिन संगठन का आदेश था। माननीय कप्तान सिंह सोलंकी साहब जब इधर आए संगठन महामंत्री बन के 2002 में, तो उसी समय हमारा निर्णय भी किया। मैं पूर्णकालिक से वापस आया, मैं राजनीति में आ गया। तो इसलिए ना कभी मैंने सोचा था कोई विधायक बनूंगा, ना कभी सोचा था मैं मंत्री बनूंगा, ना कभी सोचा था कि ये सब काम हमको मिलेंगे। लेकिन जब से बड़ा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, तो मैं 6 बार प्रदेश का मंत्री रहा, पार्टी का महामंत्री रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष रहा प्रदेश का, ऑल इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा का रहा 2 बार, मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कृपा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी में आया तब से निरंतर हमको काम करने का पार्टी अवसर देती रही। तो मैं रेडी हूँ और जीवन में कभी भी जब जब अवसर मिलते हैं और देते हैं तो मैं पूर्ण मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ। आप बिल्कुल विधायक 2 बार बने और कैबिनेट मंत्री आपको पहली बार में आप कैबिनेट मंत्री बने। तो ये कहा जाए कि आपका जो अनुभव था, संघ का अनुभव, ये सब काम आया कि आपको दूसरी बार में आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया? वो अनुभव काम आया पूरा? मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी शुद्ध हृदय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर जरूर विचार करती है। तो मुझे लगता है ऐसे कई कार्यकर्ताओं विचार करती है, उसमें मैं भी छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मेरे बारे में भी विचार किया होगा। लेकिन ये भी एक काम है जिसको कहते हैं ना, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। संघ में एक गीत सुनाया जाता है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है और साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तो राजनीति हमारे लिए साधना है। उस साधना की दृष्टि से मैं राजनीति को लगातार करता रहता हूँ। उसी भाव से, स्वयं सेवक भाव से, एक छोटे से कार्यकर्ता के भाव से मैं राजनीति को करता हूँ विनम्रता के साथ। बिल्कुल। आपकी जो विधानसभा सीट है यूपी से सटी है अटेर, वहाँ एक मिथक है कि एक बार बीजेपी, कांग्रेस या एक बार ही एक नेता बनता है। इस बार आप मिथक तोड़ेंगे? वहाँ पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं, बीजेपी की सीटें टोटल 4 बार जीते अभी तक उस विधानसभा में। बाकी समय कांग्रेस के बड़े नेता काम करते रहे उस विधानसभा में। 100% जनता जनार्दन की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से, और पार्टी अवसर देगी तो मुझे लगता है जनता की कृपा बनी रहे। और विकास के क्रम में हमने कई काम वहाँ पे कराए अपनी विधानसभा में, तो मुझे लगता है प्रयास करेंगे, 100% निकल के आएंगे, जीत के भी आएंगे। हर तरह के काम आपने अपने क्षेत्र में करे हैं? विकास के कामों की दृष्टि से मुझे लगता है कि अटेर विधानसभा में पहले कभी काम हुई नहीं। मुझे लगता है कम से कम में हम लोग 700-800 करोड़ तक की सड़कें ले गए होंगे, चंबल पे अटेर का पुल ले गए होंगे। अब एक कनेरा में एक लिफ्ट इरीगेशन योजना 125 करोड़ की, ऑल एनओसी सभी दिल्ली वगैरह से क्लियर करा के वो लेके आए, उसको भी हम अब शुरू करेंगे। किसानों को पानी मिल जाएगा। 15,000 हेक्टेयर खेती में सिंचाई होगी। मुझे लगता है पूरी विधानसभा में इतनी ज़मीन नहीं होगी। वो चंबल से पानी निकाल के और गांव के किसानों को दे देंगे। और पीने का पानी भी 140 गांव के उस वाली योजना से हम प्रोजेक्ट रख देंगे। ऐसे कई विकास के काम हुए, स्कूल में काम हुए, शिक्षा में हुए, स्वास्थ्य में हुए, कई प्रकार के कामों की दृष्टि। एक फूब में नगर पंचायत थी हमारे यहाँ, उसमें भी हमने कई काम किए हैं। कई काम, वो 1936 से मिडिल स्कूल था, हमने उसको कॉलेज करा दिया। वहाँ
बेडेड हॉस्पिटल कराए, जो विकास के लिए हो सकते विधानसभा क्षेत्र में, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेके और वहाँ पे काम के लिए हम लोग आगे बढ़े। एक और मुद्दा आता है कि उमा भारती के बयान आपने भी सुने होंगे, क्योंकि आप उमा भारती के साथ में भी आपने बड़े करीबी से काम किया है, संगठन में भी रही हो, तो अभी उनको क्या, चाहे उनकी शराब नीति के बारे में हो या अभी उन्होंने कहा जिस तरह के बयान दिया है कि जो सामने भीड़ थी या पब्लिक थी, बच्चे थे, उन सबको कहा कि आप जो है आप कोई कार्यकर्ता नहीं हो, उसको लेकर पार्टी में तरह तरह के बयान भी आए, आपका क्या मानना है? उमा जी के साथ मैंने लंबे समय काम किया। जब 2003 का चुनाव था तो मैं पूरे चुनाव कार्यालय का इंचार्ज था पूरे प्रदेश के। तो मैंने, मुझे लगता है 24 घंटे मैंने 22 घंटे काम किया। वो चीफ मिनिस्टर बनी और बड़ा स्नेह मेरे को छोटे भाई की तरह प्रेम भी करती थी, भारी स्नेह रखती थी उमा जी। उमा जी बड़ी नेता हैं, देश की बड़ी नेता है, प्रदेश की बड़ी नेता है और आध्यात्मिक नेता भी हैं, सांस्कृतिक लीडर भी हैं। कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास भी करती रहती हैं। उसी प्रयास में वो शराब रुके और स्वाभाविक रूप से उनका ठीक सोच है, उनका सोच ठीक है कि शराब पिएंगे तो लोग आते, लीवर किडनी भी कई बार ख़राब होती है। अधिक शराब पीने से, मैं चंबल क्षेत्र में भी कई बार देखता रहता हूँ, तो महिलाओं पे भी अत्याचार होते इस प्रकार से। तो उनके मुद्दे जो उठाती हैं, मुझे लगता है कि बड़ी लीडर हैं, ठीक ही उठाती होंगी, लेकिन कुछ विषयों पे बोलती हैं तो लगा सोच समझ के बोलती होंगी। मैं तो छोटा सा नेता कार्यकर्ता हूँ, वो बड़ी लीडर है। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का बयान हो, साथ उमा भारती का बयान से क्या पार्टी को कभी दिक्कत इस तरह महसूस होती है? मुझे लगता है जो भी लीडर्स जो बयान देते हैं तो वो कुछ सोच समझ के देते होंगे, लेकिन पार्टी की जो नीति रीति है, पार्टी की जो कार्य पद्धति है, उस फ्रेम में रह के, जैसे मैं हूँ उस फ्रेम में रहता हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा जीवन पार्टी का जीवन है। पार्टी का जीवन है कि आज मैं जो कुछ यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के कारण है। मेरा जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, ये लाखों लाख कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, जो कि ज़िंदगी गंवाए हुए यहाँ तक बैठा हूँ। तो जो पार्टी की रीति नीति है, उस पार्टी की नीति रीति का जो फ्रेम है, उस फ्रेम में रह के हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो ये पार्टी की व्यवस्थाओं के तहत ही हम, क्योंकि आज हम विधायक हुए, मंत्री हुए, कल कोई सांसद हुए, कोई राज्यसभा गए, कहीं पे भी गए, तो ये व्यवस्था किसने पैदा की है? ये व्यवस्था तो हमको पार्टी ने दी है, एक आइडियोलॉजी ने दी है, एक विचार ने दी है, एक विचारधारा ने दी है। आपका कहना है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, सीधा सीधा है? ये मेरा एक कहना नहीं है, लोगों के व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो मेरा पार्टीगत मत ही है। अरविंद भदौरिया जो हैं वो कम उम्र से संगठन और कैबिनेट मंत्री तक, अगला मुकाम मध्य प्रदेश के शिखर तक पहुंचने का माना जा सकता है? अगला मुकाम, मैं जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कार्य करता रहूँ और पार्टी जो भी आदेश देगी, पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाने से लेके, भाषण देने से लेके, जो काम पार्टी हमको देगी उसका मैं जीवन भर पालन करूँगा। और जो मेरे हिस्से में काम आया, मैं पूर्ण ईमानदारी से आज की तरह जो आज काम आया, आज का काम आज ही करने की कोशिश करता हूँ। कल की चिंता ना पहले हमने कभी सोचा था मैं मंत्री बनूंगा, ना पहले सोचा था कभी विधायक बनूंगा। वही लगता है मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। जैसे मेरे बचपन में माँ ने पैदा किया, बड़ा किया, थोड़ा दूध पिला पिलो के अपने को पढ़ाया लिखा, वैसे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आइडियोलॉजी, इस विचारधारा वाली पार्टी ने हमको एक पहचान दी। मेरी पहचान ही, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गीत चलता था, इसलिए मेरी पहचान ही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम लोग काम करते रहते हैं। मुखिया की जिम्मेदारी मिलेगी, उसको भी निभाएंगे। कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, कोई चाह नहीं है। मेरी चाह है, मेरी विचारधारा पूरे देश दुनिया में उचित स्थान पे, भारत जो है ना सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे, उस विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ। जो मेरी विचारधारा, जो मेरा संगठन, जो मेरी पार्टी, जो मेरी आइडियोलॉजी हमको काम देगी, मैं उस काम के लिए दृढ़ता के साथ काम करूँगा। उसमें ना कोई मैनेजमेंट है, ना उसमें कोई धोखेबाजी है, ना कोई बेईमानी है। मैं सपाट आदमी हूँ और सपाट आदेश लेता हूँ, उसी आदेश के तहत काम करता हूँ। समझा जाए, जो जिन परिस्थितियों में जो मौका मिलेगा वो काम करेंगे। मुखिया का मिलेगा तो मुखिया का भी निभाएंगे। चाह मेरी कुछ नहीं मुखिया, मेरा मुखिया मेरे विचारधारा है, मेरी मुखिया मेरी पार्टी है।
इसलिए जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन एक और अंतिम सवाल की, और कि एक देखने में आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस इलाके के बड़े नेता, कई धड़ों में जो बीजेपी बटी, पहले कांग्रेस बटी हुई नजर आती थी, बीजेपी के कई, लगता है 2023 में मुश्किल चुनौती बनने वाली है। नहीं, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है ये। मुझे ध्यान आ रहा है कि जितने अच्छे ढंग से मिक्सअप हुए, जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लोग जितने अच्छे ढंग से मिक्सअप हुए, मुझे अंदाज नहीं था इतने ढंग से। जैसे दो प्रकार के, तो दूध में नींबू निचोड़ दो तो फट जाएगा फट दूध, जाएगा। और दूध में शक्कर डाल दो, शक्कर डाल के। तो अभी जो लोग आए हैं, मैं देखता हूँ तुलसी सिलावट जी हुए, चाहे वो महेंद्र सिसोदिया साहब हुए, चाहे गोविंद राजपूत जी, मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरे लंबे समय वहाँ हम साथ में भी थे, बैंगलोर में भी थे, तो मेरे दिल के रिश्ते भी हैं, दोस्ती भी है। चाहे प्रदुम्न जी हों या जो भी हैं, मैं सबके नाम मतलब, तो प्रभुराम जी हैं, मैं प्रभारी मिनिस्टर हूँ सागर का। तो बहुत जल्दी बिल्कुल हमको लगता है कि जन्म जन्मांतर से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कितनी सीट आ रही है 2023 में? 2023 में जो हमारा नारा दिया है 200 पार, 100% मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी जनता जनार्दन की कृपा से, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगातार निरंतर कार्य पद्धति के अनुसार काम करने से, और शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी नीतियों का। चलिए, साल का आखिरी इंटरव्यू है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, नए साल के लिए भी। आपको भी और हमारी प्रदेश की जनता को भी नववर्ष मंगलमय हो। आगामी 2023 की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। हमारे प्रदेश की जनता में खुशहाली, शांति और सौहार्द के वातावरण में हम लोग विकास के पथ पर निरंतर बढ़ें। ये थे अरविंद भदौरिया, बड़ी बेबाकी से और बिल्कुल सीधे सीधे सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।